हेलो दोस्तों, ये है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर 2019 का है। एमए हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है। तो आइए हम सब इसको सॉल्व करेंगे। और मैं बता दूं कि इसमें जो बीएचयू ने जो आंसर की दिया था उसमें भी 2-3 प्रश्नों के आंसर जो है उन्होंने गलत बताए हैं, तो हम उसका भी जिक्र करेंगे और उसका सही आंसर क्या होगा वो बताएंगे। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है भाषा उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए, भाषा उत्पत्ति का जो सिद्धांत नहीं है वो होगा आपका लौकिक सिद्धांत, ठीक है ना। लौकिक सिद्धांत होगा ऑप्शन 3, ये होगा ऑप्शन 3 लौकिक सिद्धांत, ठीक है। प्रश्न 2 है भाषा परिवर्तन का कारण नहीं है। तो भाषा परिवर्तन का कारण इनमें से जो है विक्षिप्तता नहीं है, ठीक है। प्रश्न 3 देखते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है संस्कृत है, ठीक है। प्रश्न 4 देखते हैं। हिंदी की किस बोली में गया का गयो हो जाता है। तो देखिए, आ का जो ओ हो जाता है ना वो ब्रज भाषा में होता है, ठीक है। तो ब्रज भाषा में हो जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रज। प्रश्न 5 देखते हैं। 66 को शब्दों में लिखते समय मानक हिंदी रूप क्या होगा। तो देखिए, इसका जो मानक हिंदी होगा वो होगा 66, ठीक है ना। ऑप्शन 2 होगा 66। क्वेश्चन नंबर 6 है कंप्यूटर का हिंदी पारिभाषिक मानक रूप क्या है। तो देखिए, ये मानक का जो शब्द है ये पूछा जा रहा है हर वर्ष, तो इसके लिए आप लोग जो मानक हिंदी है उसमें क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या क्या चीज़ें, वो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो देखिए, मानक हिंदी जो है कि ये बहुत ही ट्रेंड टॉपिक है और ये जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। आप हिंदी के में ही करियर बनाना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है। और आप जैसे कि एमए करना चाह रहे हैं तो ये मानक जो हिंदी है वो आप पर नहीं यूज करते हैं, तो आपकी जो भाषा है वो गलत मानी जाएगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है और इससे इस प्रश्न पत्र में 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो समझ सकते हैं कि ये मतलब कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फिलहाल इसका ऑप्शन जो होगा 4 होगा कंप्यूटर। देख सकते हैं ऊपर बिंदी रहेगी, आधा प रहेगा, ठीक है, इसमें म नहीं आएगा। प्रश्न 7 है सौरसेनी अपभ्रंश से निकलने वाली आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। तो सौरसेनी से निकलने वाली आधुनिक भारतीय क्या है, गुजराती होगा, ठीक है ना। और मैं बता दूं कि सौरसेनी में जो 4 बोलियां आती हैं उसमें से आपका इसी में से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती, ये 4 उपभाषाएँ आती हैं सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत। और इसमें से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी, ये तीनों से हमारी हिंदी की उत्पत्ति हुई है ऐसा माना जाता है, ठीक है ना, इन्हीं तीनों से। और फिर उधर आपकी मागधी अपभ्रंश से बिहारी ले ली जाती है और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी। तो इस प्रकार से हमारी जो है 5 उपभाषाएँ हो जाती हैं, ठीक है ना, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। तो नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। प्रश्न जो है 8 देखते हैं। प्रत्येक पूर्ण विचार को वाक्य और भावना को शब्द कहते हैं, किसका कथन है। तो देखिए, ये पंडित कामता प्रसाद गुरु ने ये कहा है, प्रत्येक पूर्ण विचार को वाक्य और प्रत्येक भावना को शब्द कहते हैं, ठीक है। अब प्रश्न 9 देखते हैं। प्रश्न 9 है नागरी लिपि का मानक चिन्ह नहीं है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा मानक चिन्ह नहीं है। तो देखिए, मैं बता दूं कि इसका ऑप्शन 3 होगा। और ये है ना, ये पहले अ को ऐसा लिखा जाता था और अब जो है मानक हिंदी में और इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये भी मानक हिंदी के अंतर्गत ही आ गया। तो देख सकते हैं ये कितने 3 क्वेश्चन हो गए अभी तक मानक हिंदी के अंतर्गत। तो ये अ का रूप पहले ये था, अब अ ऐसे लिखा जाने लगा है। पुरानी जब किताबों में आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अ इसी प्रकार से लिखा जाता था। प्रश्न 10 देखते हैं। प्रश्न 10 है
बांग्ला भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो देखिए बांग्ला भाषा का जो उद्भव है वो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। इस मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बांग्ला, बिहारी, उड़िया, असमिया ये 4 उपभाषाएं आती हैं। ठीक है, इसमें से इसी में बांग्ला है। ठीक है, प्रश्न 11 देखते हैं। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार मध्य प्रदेश किस क्षेत्र में आता है? तो देखिए राजभाषा जो नियम 1976 आया है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, ये पूरा पढ़ ले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अंतर्गत जो है ये ऑप्शन 1 होगा क। तो इस मध्य प्रदेश इस क्षेत्र में आता है। तो इसमें अलग अलग हैं, क है, ख है। तो क में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, ख में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो ये सारा कुछ बताया गया है। तो राजभाषा नियम 1976 ये पढ़ लें, इससे क्वेश्चन इस बार 2021 एग्जाम में रिपीट करने की संभावना है। प्रश्न 12 देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? तो देखिए ये पहला ही है 343। ठीक है ना, तो शुरुआत जो हिंदी संबंधी संविधान में जो प्रावधान है अनुच्छेदों में तो 343 से, ठीक है ना, 343 से 351 तक है, जो कि आप देख सकते हैं ये क्रम से दिया हुआ है। तो इस शुरुआत में ये अगर नहीं भी मालूम है तो ये कॉमन सेंस लगा सकते हैं आप लोग कि राजभाषा जो कहा गया हिंदी को, तो वो शुरुआत में ही कहा जाएगा ऐसा, तो 343 अनुच्छेद हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन 1। प्रश्न 13 देखते हैं। प्रश्न 13 है, अवधि की मुख्य ध्वन्यात्मक पहचान है। तो देखिए अवधि की जो मुख्य ध्वन्यात्मक पहचान है वो है उकार बहुला। इसमें जो है ना संज्ञा शब्द के लास्ट में इसका ऊ हो जाता है, ऊ की मात्रा उसमें जुड़ जाती है अवधि भाषा में। तो जैसे कि मान लीजिए एक है, ठीक है, एक है तो इसका उकार बहुला में क्या हो जाएगा, ऊ जब लगेगा तो एकू हो जाएगा। ठीक है ना, एकू ऐसे हो जाएगा एकू। अगर मन है तो मन का हो जाएगा मनु। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये शब्दों के अंत में ऊ की मात्रा लग जाती है, अर्थात उकार बहुला है। प्रश्न 14 है, उत्क्षिप्त ध्वनि है। तो देखिए उत्क्षिप्त ध्वनि जो है वो ट वर्ग की जो ध्वनि होती है, ट वर्ग की, इसके अंतर्गत आती है। तो इस वर्ग में इनमें से कौन सी आती है? तो सीधी सी बात है ढ आती है। ठीक, तो ढ ही उत्क्षिप्त ध्वनि हो जाएगी। ठीक है, और देखिए इस वर्ग में ट, ठ, ड, ढ ये हो गया ना ड, तो ड में और ढ में ये जो पॉइंट है, ठीक है, तो ये आ जाता है। तो ड और ढ ये दोनों ही उसमें ड और ढ ये नवीन शब्द है और ये संस्कृत में प्रयोग नहीं होता है, ये आप लोग याद रखें। ठीक है ना, ये जो बिंदु यहाँ लग जा रही है ना बिंदु, इसकी वजह से ये नवीन शब्द हिंदी के माने जाते हैं और ये संस्कृत में ये चीज़ प्रयोग नहीं होती है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 15 है। प्रश्न 15 है, 6 अंक का मानक शब्द रूप है। तो देख सकते हैं 2019 के प्रश्न पत्र में मानक शब्दों से इतना संबंधित इतने प्रश्न पूछे गए हैं। तो 2020 और 21 के लिए ये महत्वपूर्ण है और आया होगा इसमें 2020 में भी, और 2021 के लिए भी संभावना है कि ये बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही आए, तो आप लोग इसे तैयार रखें। तो 6 का जो मानक होगा वो 6 होगा। और बता दें कि इस बार का हैदराबाद यूनिवर्सिटी के में भी ये प्रश्न पूछा गया है, और उसमें जो है हालांकि उसमें जो आंसर की है उसमें गलत दिया था। इसमें 6 ऑप्शन में जो सही ऑप्शन था उसका वो ये था 6, लेकिन ये नहीं होगा। देख सकते हैं एक की मात्रा इसमें नहीं लगेगी ना, तो और बाकी ऑप्शन तो ये दिया हुआ था, लेकिन जो सही ऑप्शन था वो ये था। तो एक तरह से उनका आंसर की भी गलत था। प्रश्न 15 हो गया। प्रश्न 16 देखते हैं अब। प्रश्न 16 है, जमादार किस वर्ग का शब्द है? तो देखिए जमादार जो है इस संकर शब्द है। ठीक है ना, ऑप्शन 2 होगा। प्रश्न 17 है, मानक शब्द रूप का चयन कीजिए। देखिए कितने सारे प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, मानक यहाँ भी पूछ लिया गया है। तो मानक शब्द का चयन कीजिए, तो मानक ये होगा ऑप्शन 1 आइए। ठीक है। प्रश्न 18 है, भारतीय संविधान में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता मिली है?
तो देखिए भारतीय भाषाओं में इसके ऑप्शन 3 होगा, 22 भाषाओं की मान्यता मिली है। दोस्तों अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 19 है, वाक्य रचना का मुख्य आधार नहीं है। तो देखिए वाक्य रचना का जो मुख्य आधार नहीं होगा वो होगा सरलता। प्रश्न 20 है, भाषा का आवश्यक गुण नहीं है। तो भाषा का आवश्यक गुण जो नहीं है वो होगा तुलनात्मक साहित्य। प्रश्न 21 है, नाट्यशास्त्र में संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है। तो देखिए नाट्यशास्त्र में संचारी भावों की जो संख्या है वो 33 मानी गई है। इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है, 33। प्रश्न 22 है, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। तो देखिए आचार्य भरत मुनि ने 8 ही रस माने थे और अभी फ़िलहाल 9 रस माने जाते हैं। वैसे तो 11 होते हैं लेकिन 9 ही प्रमुख माने जाते हैं, और जो 9वां भरत मुनि के 8 रसों के पश्चात जो 9वां रस जुड़ा वो है शांत रस, ठीक है। तो शांत रस जुड़ने के बाद रसों की संख्या 9 हो जाती है। प्रश्न 23 है, न कांतमपि निर्भुषम विभाति बनिता मुखम, किसका कथन है। तो देखिए ये जो कथन है ये भामा का है। न कांतमपि निर्भुषम विभाति बनिता मुखम। प्रश्न 24 है, आचार्य वामन ने काव्य के किस तत्व को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया है। तो देखिए आचार्य वामन पूछा है, तो आचार्य वामन जो है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो इनका आंसर भी रीति हो जाएगा। प्रश्न 25 है, और इस अलंकार संप्रदाय के कौन है प्रवर्तक। भामा है, ध्वनि के आनंदवर्धन है, और वक्रोक्ति के कुंतक हैं, ठीक है, और रीति के हैं वामन। तो ये आप लोग पूरे याद कर लें, इससे एक प्रश्न जरूर 2021 में पूछने की संभावना है। प्रश्न 25 है, शब्द शक्ति के कितने भेद माने गए हैं। तो देखिए शब्द शक्ति के 3 भेद है ना, 3 है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ठीक है, ये 3 शब्द हैं शब्द शक्ति के, ये 3 भेद हैं। प्रश्न 26, शोक किस रस का संचारी भाव है। तो देखिए शोक जो है करुण रस का संचारी भाव है। प्रश्न 27 देखते हैं। प्रश्न 27, आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रता के मुख्यतः कितने भेद हैं। तो देखिए आचार्य कुंतक ने वक्रता के जो है 6 भेद माने हैं। प्रश्न 28, आचार्य शुक्ल ने किस काव्य सिद्धांत को पुष्ट किया। तो आचार्य शुक्ल ने रस सिद्धांत, ऑप्शन 1 होगा, रस सिद्धांत को पुष्ट किया। प्रश्न 29 है, धवन्यालोक किसकी रचना है। तो धवन्यालोक जो है ऑप्शन 2 हो जाएगा, आनंदवर्धन, ठीक है ना, आनंदवर्धन की ये धवन्यालोक रचना है। अब प्रश्न 30 देखते हैं। प्रश्न 30 है, रस सिद्धांत कृति के रचयिता है। तो रस सिद्धांत कृति के जो रचयिता है वो होंगे डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है, ऑप्शन 3। प्रश्न 31 है, स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। तो स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक वर्ड्सवर्थ को माना जाता है, ऑप्शन 3 होगा। प्रश्न 32 है, काव्य का हेतु नहीं है। तो देखिए काव्य का हेतु नहीं है ये पूछा है, तो काव्य हेतु 3 है, प्रतिभा है, व्युत्पत्ति अभ्यास होता है, ठीक है ना, तो अध्ययन नहीं होगा, ऑप्शन 2। प्रश्न 33 है, किस विद्वान ने काव्य का प्रयोजन मानवतावाद माना है। तो किस विद्वान ने काव्य का प्रयोजन मानवतावाद माना है। तो काव्य का प्रयोजन मानवतावाद किसने माना है ये आपको बताना है इसमें। दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 34 देखते हैं। सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान में कौन सा काव्य दोष है। तो देखिए इसमें काव्य दोष आपको बताना है, तो जहाँ तक मुझे लगता है पुनरुक्ति दोष है, ठीक है। तो प्रश्न 34 का ऑप्शन 4 होगा, पुनरुक्ति दोष। प्रश्न 35 है, राम नाम मणिदीप धरु जी, देहरी द्वार तुलसी भीतर बारे। इसको मैं जूम कर देता हूँ। राम नाम मणिदीप धरु जी, देहरी द्वार तुलसी भीतर बारे, जो चासी उजियार, इसमें किस रस की योजना है।
तो देखिए इसमें भक्ति रस की योजना है, ठीक है, ऑप्शन ए भक्ति रस की इसमें योजना होगा। प्रश्न 36 है, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो देखिए इसमें जो है व्यंजना का प्रकार जो है आर्थी व्यंजना, ऑप्शन 4 होगा, आर्थी व्यंजना है इसमें। प्रश्न 37, आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो देखिए आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी है, ठीक है, 10 मानी है गुणों की संख्या। और भामा ने भी गुणों की संख्या 10 ही मानी थी, तो इसे भी आप लोग याद रखें। प्रश्न 38 है, अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने कहा है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 3, ठीक है। प्रश्न 39 देखते हैं, मैं मजदूर हूँ, मजदूरी किए बिना मुझे भोजन करने का कोई अधिकार नहीं, किसका कथन है? तो ये होगा मुंशी प्रेमचंद जी का कथन, ठीक है, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3। प्रश्न 40 है, साहित्य में कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, तो कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है साहित्य में? तो ये पाश्चात्य कविता से पूछा गया है, इसके होंगे कालरिज, ठीक है ना, ऑप्शन 1 हो जाएगा कालरिज। अब देखते हैं प्रश्न 41, फैंसी का सामान्य अर्थ है, तो देखिए फैंसी का जो सामान्य अर्थ है वो है स्वैर कल्पना। प्रश्न 42 है, नाटक का मुख्य तत्व है, तो देखिए नाटक का जो मुख्य तत्व है वो है अभिनेता, ठीक है, नाटक का मुख्य तत्व है अभिनेता। इस प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देख लें और इसका ऑप्शन भी देख लें, क्योंकि इसके आगे एक प्रश्न आता है ऐसे ही, उसमें पूछा गया है कि कहानी का मुख्य तत्व कौन सा नहीं है इसमें, तो उसका जो आंसर के बीएचयू ने बताया है वो गलत बताया है, इसलिए ये आप लोग यहाँ पे विकल्प ये तीनों देख लें, ये शेष जो 3 विकल्प हैं ये कहानी के तत्व हैं, ठीक है, और वहाँ भी यही विकल्प दिए गए हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको अच्छे से आप लोग देख लें, वहाँ अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। प्रश्न 42 के बाद हम लोग अब प्रश्न 43 है, काव्य का उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम और अधम 4 भेद किसने किया है? तो देखिए इस प्रकार के ये जो 4 भेद हैं वो जगन्नाथ ने किए हैं, ठीक है ना, ऑप्शन 1 हो जाएगा जगन्नाथ। प्रश्न 44 है, कविता प्रबल मनोभावों का सहज उच्छ्वास है, किसने माना है? तो देखिए प्रबल मनोभावों का सहज उच्छ्वास ये है वर्ड्सवर्थ ने माना था ऐसा, ठीक है ना, ऑप्शन 1 हो जाएगा वर्ड्सवर्थ। प्रश्न 45 देखते हैं, चारूचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, किस अनुप्रास अलंकार की योजना है? तो इसमें आपको अनुप्रास बताना है, तो देखिए यहाँ वृत्त्या अनुप्रास है, ठीक है, वृत्त्या अनुप्रास। आप ये जो है अनुप्रास के जो प्रकार हैं उसके जो प्रकार है ना, उसमें से ये जो प्रकार भेद है उसके अनुप्रास अलंकार का उसमें दिया हुआ है, तो देख सकते हैं कितना मतलब ये थोड़ा डीपली पूछ रहा है, ऊपर ऊपर अब नहीं पूछ रहा है, तो आपको अलंकार भी पढ़ना पड़ेगा और पूरा पढ़ना पड़ेगा, जो भेदों के भी भेद हैं वो भी पढ़ना पड़ेगा आपको। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 46 है, उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? तो उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, इसमें आपको अलंकार बताना है, तो इसमें देखिए रूपक अलंकार है, ठीक है, ऑप्शन 2 रूपक अलंकार। प्रश्न तो देखिए जो अभी मैं बता रहा था वो प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कहानी का मुख्य तत्व नहीं है, तो देखिए इसमें जो बीएचयू ने आंसर किया अपना बताया है वो इसमें कथानक बताया है, परंतु ये गलत है, नहीं सॉरी, ये अभिनेता तो नाटक का प्रमुख था, ठीक है ना, और इसका जो बताया है कहानी का वो इसका भी अभिनेता ही बताया है, ठीक है, तो यही इसमें गलत हो गया है। हम लोगों ने नाटक का मुख्य तत्व देखा कि वो अभिनेता था, लेकिन बीएचयू ने अभिनेता को भी कहानी का मुख्य तत्व माना है, जो कि ये सरासर गलत होगा। सॉरी ये गड़बड़ हो रहा है, इसका सही आंसर मैं आप लोगों को बताता हूं, तो इसका ये ऑप्शन 4 अभिनेता सही आंसर होगा, और जो बीएचयू ने माना है इसका वो कथानक माना है, ठीक है, ऑप्शन 3 माना है बीएचयू ने जो आंसर की में माना है, तो ये गलत होगा, क्योंकि अभिनेता तो नाटक का मुख्य तत्व हो गया, तो ये हो नहीं सकता, तो इसलिए जो है
इसका अब सही जो आंसर होगा वो अभिनेता ही होगा। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या मानते हैं, ठीक है। बीएचयू ने हालांकि कथानक माना है, ऑप्शन ये 3 माना है, तो ये आप पर डिपेंड करता है आप लोग कौन सा इसको मानते हैं। प्रश्न 48 देखते हैं, रोला छंद की एक पंक्ति में कितनी मात्राओं की योजना होती है? तो रोला छंद की एक पंक्ति में मात्राओं की संख्या बतानी है। आइए देखते हैं ऑप्शन इसके। तो जैसे इसका ऑप्शन तो वैसे ये होगा, सी होगा ऑप्शन, ठीक है। तीसरा मतलब ऑप्शन 11, 13, 24 मात्राएं होती हैं टोटल इसमें, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। प्रश्न 49, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम विद्वान हैं? तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है गारसाद तासी ने लिखे हैं, ठीक है ना। इनका हिंदी साहित्य का इतिहास क्या नाम था, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और प्रश्न अब 49 के बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न 50 है, आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? तो आदिकाल को प्रारंभिक काल मिस्र बंधुओं ने कहा था, ठीक है। ऑप्शन 2 हो जाएगा। प्रश्न 51 है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है बताइए। तो इन्होंने चारण काल कहा था। चारण काल जो है रामकुमार वर्मा ने भी कहा है, परंतु चारण काल और संधि काल ये रामकुमार वर्मा ने दोनों नाम कहा था, चारण काल भी कहा था, संधि काल भी कहा था, ठीक है। और पहले अगर पूछे कि चारण काल किसने कहा, तो सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा था। प्रश्न 52 देखते हैं, सिद्ध साहित्य के रचयिताओं में हैं? तो देखिए सिद्ध साहित्य के रचयिताओं में कौन है? गोरखनाथ तो उसके हो गए, नाथों के ये हो गए, ठीक। कुशल भी नहीं है, और शालिभद्रसूरी ये तो अपभ्रंश के होंगे। सरहपाद जो हैं ये सिद्धों में यही आते हैं, और सिद्धों के पहले प्रमुख यही है सिद्ध, पहले सिद्ध यही इन्हीं को माना जाता है, सरहपाद को भी। और आल संकृताएँ के अनुसार हिंदी के पहले कभी भी सरहपाद को ही वो मानते हैं। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है, इसको आप लोग याद रखें। संदेश राचक किसकी रचना है? तो देखिए संदेश राचक जो है ऑप्शन 1 होगा, अब्दुल रहमान की रचना है, ठीक है ना। ये विरह काव्य है, ठीक, खंड काव्य है, एक ये एक प्रकार का खंड काव्य है जो संदेश राचक है। तो अब हम लोग आते हैं प्रश्न 54 पे, ठीक है। प्रश्न 54 पूछा है कि सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो देखिए सखी संप्रदाय के स्वामी हरिदास हैं। ये बहुत ही सिंपल, आप लोग इसे याद कर सकते हैं, स से सखी, स से स्वामी, ठीक है, स्वामी हरिदास। इस प्रकार करके आप लोग याद कर सकते हैं, स और द दोनों इसमें आ रहा है, संप्रदाय, सखी संप्रदाय, स्वामी हरिदास, ठीक। तो प्रश्न 55 है, अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? तो देखिए अनुराग बांसुरी जो है नूर मोहम्मद की ये रचना है, ठीक है। 56 देखते हैं, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो वाणी का डिक्टेटर कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ये प्रश्न आता रहता है, इसको भी आप लोग याद रखें। प्रश्न 57 देखते हैं, भाषा सर्वेक्षण पुस्तक के लेखक हैं? तो देखिए भाषा सर्वेक्षण के पुस्तक के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है, ठीक है ना। ऑप्शन 2 होगा। प्रश्न 58 है, विद्यापति पदावली की भाषा है? तो विद्यापति आपको मालूम है कि मैथिली के कवि थे, मैथिल कोकिल भी उनको कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 मैथिली। प्रश्न 59 है, साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, किसका कथन है? तो ये प्रसिद्ध कथन आपको मालूम ही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इनका जो किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके शुरुआती पेज पर ही आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना, प्रकरण 1 के शुरुआती पेज पे मिल जाएगा। तो प्रश्न 59 के बाद अब हम लोग 60 देखते हैं, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्मनाथ हैं। प्रश्न 61 है, जायसी के गुरु का नाम? तो देखिए जायसी के गुरु का नाम है, ऑप्शन 3 है, मुहीउद्दीन, ठीक है ना। और ये अब कमेंट बॉक्स में बताइए, निजामुद्दीन औलिया किसके गुरु का नाम था? ये भी पूछा जाता है, ठीक है ना। और आपको हिंट दे देता हूँ, इन्हीं के मृत्यु पर इनके शिष्य ने कहा था कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, ये पंक्ति भी इन्हीं की मृत्यु पर कहा था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये किसके गुरु हैं। प्रश्न 62 है, 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? तो देखिए 84 वैष्णव की वार्ता जो है
गोकुलनाथ की रचना है, ठीक है। और ये विट्ठलनाथ के पुत्र थे। अब मैं बता दूं कि जो वल्लभाचार्य जी थे उनके पुत्र हैं विट्ठलनाथ, ठीक है, और विट्ठलनाथ के पुत्र हैं गोकुलनाथ, समझ गए। और जो अष्टछाप के कवि हैं तो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे और विट्ठलनाथ के भी 4 शिष्य थे, तो इस प्रकार से टोटल 8 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे आप लोग याद रखें, और ये तो जरूरी याद करें, वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ और विट्ठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ। इस प्रकार से आप लोग याद करेंगे तो ये जल्दी याद होगा। हर प्रश्न से कोई ना कोई कहानी जोड़कर आप लोग याद रखें तो लंबे समय तक याद रहता है। गोद लिए हुलसी फिर तुलसी सो सुत होय, किसकी लिखी पंक्ति है? तो देखिए ये रहीम की पंक्ति है, ठीक है। प्रश्न 64 है, तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, किसका कथन है? तो प्रश्न 64 का आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, ऑप्शन 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 65 देखते हैं। प्रश्न 65 है, पराधीन सपनेहु सुख नाही, किसकी पंक्ति है? तो देखिए ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ये तुलसीदास जी की पंक्ति है और प्रसिद्ध पंक्ति है, इसे याद रखें। संतन को कहाँ से करी सो काम, किसकी पंक्ति है? तो देखिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो आंसर 2 है नाभादास, ये माना है बीएचयू ने अपना आंसर, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कुंभन दास, ठीक है। हालांकि बीएचयू ने आंसर कि मैं नाभादास माना, ये आप पर डिपेंड करता है आप क्या माने, लेकिन इसका सही आंसर कुंभन दास है। किसी भी बुक में आप लोग उठाकर देख लीजिए, ये कुंभन दास ही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन 3, ठीक है। प्रश्न 67 है, तुलसीदास की रामचरितमानस कृति का समापन कहाँ हुआ था? तो रामचरितमानस का समापन जो है काशी में हुआ था। इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न आया था कि उनका जो तुलसीदास की कोई कृति थी वो पूछा था, वो कहाँ समाप्त हुआ था? तो उसका आंसर ये था अयोध्या। अभी याद नहीं आ रहा कौन सी वो कृति, ये सब पूछा गया था। इस प्रकार से मिलता जुलता प्रश्न आ चुका है। प्रश्न 68 है, पीयूषो कहूँ संदेशड़ा है भौरा है का, किसकी पंक्ति है? तो देखिए ये जो पंक्ति है जायसी की है, और नागमती वियोखंड इनकी जो रचना है पद्मावत, जो कि 12मासा ग्रंथ है एक प्रकार का, तो उसमें नागमती वियोखंड में वो जो नागमती जो है वो कहती है पीयूषो कहूँ संदेशड़ा है भौरा है का, ये ठीक है ना। तो जायसी की ये पंक्ति है। प्रश्न 69 है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो देखिए रीतिकाल को श्रृंगार काल जो कहा था आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने कहा था, और इन्होंने आदिकाल को बीरकाल कहा है और रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, ठीक है। और रीतिकाल को मिश्र बंधुओं ने क्या कहा था, ये आप लोग बताइए। प्रश्न 70 है, बिहारी सतसाई में दोहों की कितनी संख्या है? तो बिहारी सतसाई में देखिए 713 है। कभी कभी ऑप्शन में 719 भी आ जाता है, अगर 713 ना हो तो 719 आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे दोनों में 713 ज़्यादा उचित है, ठीक है। तो इसमें 719 नहीं दिया है तो 713 अब ऑप्शन होगा इसका। प्रश्न 71 है, भूषण भिन्न विराज कविता वनिता मित, किसकी पंक्ति है? तो देखिए ये जो पंक्ति है ये केशव की है, ठीक है। प्रश्न 71 का ऑप्शन 3 होगा केशवदास। प्रश्न केशव या केशवदास एक ही बात है। प्रश्न 72 है, रसराज के रचयिता कौन है? तो देखिए रसराज और ललित ललामी दोनों के रचयिता जो है मतीराम है, दोनों ही पूछा जाता है, इसे याद रखें। प्रश्न 73 है, जूही की कली किसकी रचना है? तो जूही की कली निराला की ये रचना है, जो कि सरस्वती पत्रिका में छापने के लिए उन्होंने दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी को, तो उन्होंने अश्लीलता का आरोप लगाकर इनको नहीं छापा था। हालांकि इस रचना के लिए बाद में इनको प्रसिद्धि भी मिली, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग ये एक एक प्रश्न से एक एक छोटी छोटी जो भी कहानियाँ इससे संबंधित, तो इस प्रकार से डिटेल में आप लोग याद रखेंगे तो याद रहेगी कहानी बनाकर। तो प्रश्न 74 देखते हैं, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी, किसकी पंक्तियां हैं? तो देखिए ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है, ठीक है। ऑप्शन 2 मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 75 है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये है प्रश्न 75 है ना। प्रश्न 75 का आंसर ये होगा पंडित राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है। इसमें आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, पंडित राम नरेश त्रिपाठी ऑप्शन 4 हो जाएगा। प्रश्न 76 है, प्रसादकृत कमानी का संग नहीं है। तो देखिए ये जो ना है बीएचयू ने इसको भी देखिए गलत माना है, मैं बता दूं इसमें, क्योंकि इसमें इतनी बड़ी ये लापरवाही है बीएचयू की
इसमें चिंता सर्ग उन लोगों ने माना है, ठीक है। उन लोगों का जो आंसर किया आया है उसमें सही आंसर चिंता को माना है, जबकि जो कमायनी के जो 15 सर्ग हैं, 15 का जो पहला सर्ग ही चिंता है, तो ये फिर कैसे हो सकता है। यहाँ पूछा गया है कि नहीं कौन नहीं है, तो देखिए श्रद्धा भी है, चिंता भी है और रहस्य भी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 व्यथा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये 15 स्वर्ग हमने देखा, उनमें से चिंता जो है पहला ही स्वर्ग है। पता नहीं बीएचयू ने ये कैसे आंसर की निकालते हैं, और इसमें देख सकते हैं कितनी गलतियां हैं, हर साल ऐसा होता है। तो कुछ भी 100% सही नहीं है, ये मान के चले। मैं भी बना रहा हूँ तो फिर भी आपको अपने दिमाग से समझना होगा कि क्या आंसर होगा। उर्वशी किसकी रचना है, तो देखिए उर्वशी जो है ये काव्य महाकाव्य है, ये दिनकर जी का काव्य है, ठीक है ना। इसके लिए इनको बहुत ही प्रसिद्धि मिली है, रामधारी सिंह दिनकर की ये है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। प्रश्न 78 है, पुष्प की अभिलाषा किसकी कविता है, तो पुष्प की अभिलाषा जो है माखनलाल चतुर्वेदी की है, ठीक है। वीर रस से भरी हुई ये कविता है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, पद पर देना फेंक, किस प्रकार की पंक्ति आप लोगों ने पढ़ी होंगी। प्रश्न देखते हैं, मजदूरी और प्रेम किसका संबंध निबंध है। मजदूरी और प्रेम जो निबंध है वो है सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है, ठीक है, ऑप्शन 2। प्रश्न 80 है, हाँ सत्य हरिश्चंद्र किसका नाटक है, तो सत्य हरिश्चंद्र जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। प्रश्न 81 है, आंगन के पार द्वार, ठीक है। प्रश्न 81 है, आंगन के पार द्वार किसकी रचना है, तो ये है अज्ञे की, ठीक है, अज्ञे की है। इस पर इनको पुरस्कार भी दिया गया था, इससे काफ़ी प्रसिद्धि मिली इनको, काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। झांसी की रानी कृति के रचयिता हैं, तो देखिए यहाँ कन्फ्यूजन वाला है कि वृंदालाल वर्मा का ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है, ठीक है, कृति पूछा है। अगर पूछ दे कि झांसी की रानी किसकी कविता है तो सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाता। हालांकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन अगर दिया होता तो निश्चित रूप से बहुत से लोग उसी को टिक करके आ जाते जल्दबाजी में। प्रश्न 83 है, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति नहीं है ये पूछा है, ठीक है। तो ये बुद्धगुप्त जो है इनका नाट्य कृति नहीं है, ऑप्शन 1 बुद्धगुप्त, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इसमें बाकी ऑप्शन चंद्रगुप्त है, मालूम ही होगा, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये तीनों ही उनका नाटक है। प्रश्न 84 है, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं, तो देखिए भूतनाथ के जो हैं देवकी नंदन खत्री हैं। देवकी नंदन खत्री के बारे में बता दें कि इनका जो चंद्रकांता जासूसी उपन्यास है, तिलिस्मी उपन्यास भी कहा जाता है इसको, इससे काफ़ी इनको प्रसिद्धि मिली थी, और यही वो उपन्यास है जिससे हिंदी भाषी के जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग भी थे जो हिंदी नहीं जानते थे, उन लोगों ने भी इनकी ये उपन्यास को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी थी। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है, तो ये याद रखें। प्रश्न 85 है, प्रेमचंद का उपन्यास है, तो प्रेमचंद का जो उपन्यास है वो सेवा सदन है, ऑप्शन 2 होगा। प्रश्न 86 है, संसद से सड़क तक किसकी काव्यकृति है, तो संसद से सड़क तक धूमिल की है, ठीक है ना, सुदामा पांडे धूमिल, ऑप्शन डी होगा आंसर इसका। प्रश्न 87 है, अंधा युग के रचयिता हैं, तो देखिए अंधा युग के रचयिता कौन है, धर्मवीर भारती, ऑप्शन 2। प्रश्न 88 है, तार सप्तक किस विधा का संकलन है, तो देखिए तार सप्तक जो है वो है काव्य है, ठीक है। तार सप्तक के कौन है इसके संस्थापक, तो वो हैं अज्ञे जी, उनने शुरू किए थे इसके तार सप्तक के, वो पहले कवि हैं अज्ञे जी। मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत का काव्य रूप है, तो देखिए जो साकेत है ये एक महाकाव्य माना जाता है, ठीक है। भस्मांकुर किसकी काव्य कृति है, भस्मांकुर नागार्जुन की काव्य कृति है, ठीक है। और ये क्या है, भस्मांकुर जो है खंड काव्य है, बरबैत छंद में लिखा गया है। नागार्जुन की बादल को घिरता देखा है, इस शीर्षक से कविता है जो कि इनकी प्रसिद्ध है और पूछा भी जाता है एग्जाम में। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है, तो देखिए हरिवंश राय रचना क्या, ये आत्मकथा का पहला भाग है, 3 भागों में इनका आत्मकथा आया था, ये भी याद रखें। ये जितनी बातें बता रहा हूँ ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, वही बता रहा हूँ मैं आपको। प्रश्न 92, अरे या यावर रहेगा याद किसका यात्रा संस्मरण, तो देखिए बहुत ही प्रसिद्ध यात्रा था अज्ञे जी का है, ठीक है ना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका पूरा नाम है, पूरा नाम भी याद रखें, पूछ सकता है। प्रश्न 93 है, एक ऐतिहासिक की डायरी किसकी रचना है, तो देखिए यह है मुक्तिबोध की रचना, ठीक है ना, एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध की रचना है। प्रश्न 94, हिंदी के ललित निबंधकार हैं, तो हिंदी के ललित निबंधकार जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है, ऑप्शन 3।
प्रश्न 95 है, कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं। तो कछुआ धर्म लेखक के चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, ठीक है, ऑप्शन 2। प्रश्न 96 देखते हैं, सॉरी नीचे छूट गया है। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो देखिए मैला आंचल जो है आंचलिक उपन्यास है, किसका है ये? तो फरीश्वरनाथ रेणु जी का है। प्रश्न 97 है, 1768 ईस्वी में भारत में पत्रकारिता का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो देखिए ये भारत का प्रथम जो पत्रकारिता है कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ, ये पूछा है। तो ये कलकत्ता से हुआ था, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता से। प्रश्न 98 है, भारत में रेडियो का प्रारंभ कब हुआ? ठीक है, देखिए भारत में जो रेडियो का प्रारंभ है वो 1921 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन 2 होगा। प्रश्न 99 है, भारत में दूरदर्शन पर रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ? ठीक है, दूरदर्शन पर रंगीन प्रसारण कब हुआ? तो 11 अप्रैल को हुआ था, ये 11 अप्रैल 1900, सॉरी ये देखिए ये जो है 1 अप्रैल होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं सही है। इसी से एक और प्रश्न आया है, फिलहाल ये पूछ रहा है दूरदर्शन पर रंगीन प्रसारण, तो 11 अप्रैल 1982 ये सही आंसर है, ठीक है ना, ऑप्शन 2 ये सही है। प्रश्न, हाँ देखिए ये एक और प्रश्न पूछा गया है उसी से रिलेटेड, भारत में दूरदर्शन सेट की खरीद पर कब लाइसेंस समाप्त किया गया? तो देखिए ये 1 अप्रैल होगा, ठीक है ना, 1 अप्रैल 1985, वो 1982 था, ठीक है, ये 1985 है। 1 अप्रैल 1985 को जो है लाइसेंस समाप्त किया गया था। प्रश्न 101 है, इंटरनेट का प्रारंभिक प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है? तो देखिए इंटरनेट का जो शुरुआती दौर में इसका प्रयोग हुआ था वो डिफेंस के क्षेत्र में हुआ था, यानी प्रतिरक्षा। प्रश्न 102 है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सबको मालूम होगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन 2। प्रश्न 103 देखते हैं, प्रश्न 103 है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं है। तो देख सकते हैं इस बार का जो 2019 में बहुत ही ज़्यादा आंसर की जो है BHU वालों ने गलत बताए हैं आपको। इसमें सही आंसर उन्होंने जल प्रदूषण माना है। अब ये बताइए कि पर्यावरण प्रदूषण नहीं है ये पूछ रहा है, तो विचार प्रदूषण नाम का प्रदूषण तो भाई हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। जल प्रदूषण पढ़ा है, वायु प्रदूषण पढ़ा, ध्वनि प्रदूषण भी पढ़ा है, तो इसको ना मानकर जल प्रदूषण ही माना है, तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है, गलती है। तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, ये विचार प्रदूषण है और आप पर डिपेंड करता है आप क्या मानते हैं। प्रश्न 104 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा का 1868 में किया था, ठीक है, 1868 में किया था कवि वचन सुधा। और हिंदी प्रदीप के हैं बालकृष्ण भट्ट, भारत मित्र के हैं रुद्रट, और इंदु जो है अंबिका दत्त हैं इसके संपादक, ठीक है। काशी से जो इसका हुआ था, इंदु का काशी से प्रकाशन हुआ था इसका। प्रश्न 105 देखते हैं, उदंत मार्तंड का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये याद रखें, ये जरूरी है क्योंकि 30 मई 1826 को इसका प्रकाशन हुआ, और ये हिंदी का पहला पत्रिका है, और इसलिए हिंदी पत्रकारिता दिवस भी 30 मई को मनाया जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इसका जरूर याद रखें प्रकाशन वर्ष। प्रश्न 106 है, बनारस अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका आंसर है 1845 ईस्वी, क्योंकि 1826 में जो पहला हिंदी का हुआ था वो कलकत्ता से हुआ था, और ये अखबार बनारस अखबार जो है पहला हिंदी का अखबार है जो हिंदी क्षेत्र से प्रकाशन हुआ था, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 1845 में हुआ था बनारस अखबार। प्रश्न 107 है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना का वर्ष है? तो देखिए प्रश्न 107 का ऑप्शन हो जाएगा 1910 ईस्वी, ठीक है, इसको मैं यहाँ कर, ठीक है, ऑप्शन 4 होगा 1910 ईस्वी, ठीक है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी 1910 में। प्रश्न 108 देखते हैं, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय जो हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 में हुई थी, इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, ठीक है, ऑप्शन 3 है 1960। नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो देखिए कविता के नए प्रतिमान पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था नामवर सिंह की।
ठीक है। और इसी से आप लोग ये याद कर सकते हैं इनकी जो जितनी रचनाएं हैं, जो पुस्तकें हैं, ठीक है, चाहे इतिहास और आलोचना हो, कविता के नए प्रतिमान हो, चाहे छायावाद हो, चाहे दूसरी परंपरा की खोज हो, ये हो तो इनकी ये पूछा जाता है। छायावाद भी इनकी पुस्तक आलोचना है, ये भी पूछा गया है। दूसरी परंपरा को ये भी पूछा गया है, और ये भी। तो इस प्रकार से ये चारों ही इनकी रचनाएं को आप लोग याद कर लें। प्रश्न 110 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा नहीं है? तो देखिए, भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखा नहीं है ये पूछ रहा है, तो अमृत और विष ये भगवती चरण वर्मा के लिखा हुआ नहीं है। बाकी ये तीनों ही इनकी रचना है। चित्रलेखा हुआ, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सबही नचावत राम गोसाई। प्रश्न 111 देखते हैं, महादेवी वर्मा को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो देखिए, इनको यामा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है, 1982 में। उसके बाद से ही, इनको मिलने के बाद से ही जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसी एक कृति पर न देकर संपूर्ण क्षेत्र पर, हिंदी साहित्य में संपूर्ण क्षेत्र के लिए, संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा, ठीक है। प्रश्न 112 है, भारत प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सबसे पहला जो हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में हुआ था। ऑप्शन 2, 10 जनवरी 1975 को हुआ था, ठीक है ना। और इसका जो स्लोगन था वो था वसुधैव कुटुंबकम, तो इसे याद रखें। और दूसरा मॉरिशस में हुआ था। जो पहला नागपुर में हुआ था उसमें जो मेहमान थे वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे। तो इस प्रकार से कुछ बातें डिटेल में बता देता हूँ ताकि ये प्रश्न आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। पावक का संधि विच्छेद है, तो देखिए पावा का पौधन अक है, ठीक है, प्रश्न ऑप्शन 4 होगा। प्रश्न 114 है, उन्मेष का संधि विच्छेद है, तो उन्मेष का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका उत धनमेष, ठीक है, ऑप्शन 3 उत धनमेष होगा। 115, परिधि में उपसर्ग का प्रयोग है, तो देखिए परिधि वाला ये दूसरे यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है, पिछले वर्षों में पूछा गया है, परि होगा। परिधि में उपसर्ग जो होगा परि होगा। प्रश्न 116 देखते हैं, बादरायण में प्रत्यय की योजना है, तो बादरायण में जो प्रत्यय की योजना है वो है आयन, ऑप्शन 1 होगा। प्रश्न 117 है, अमृतधारा में किस समास की योजना है? तो देखिए अमृतधारा में जो समास है वो है तत्पुरुष समास है, ठीक है, ऑप्शन 3। प्रश्न 118 है, बाल का पर्यायवाची शब्द है, बाल का पर्यायवाची कुंतल है, ऑप्शन 4। प्रश्न 119, आसक्ति का विपरीतार्थक शब्द है, तो आसक्ति का विपरीतार्थक शब्द होगा विरक्ति, ऑप्शन 2। प्रश्न 120 है, जो कि इसका आखिरी प्रश्न है, उंगली पर नाचाना का मुहावरे का अर्थ है बहुत परेशान करना। तो इस प्रकार से दोस्तों देख सकते हैं कि इसके 120 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब 2018 का नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न पत्र सॉल्व किया जाएगा और आपको सही आंसर बताया जाएगा जो भी मालूम होगा, ठीक है। और आंसर की में भी देखिए बीचू का जो आता है उसमें बहुत सी गलतियां आप लोगों ने देखी किस प्रकार से थी, तो इस प्रकार से मैं उस पर पूरा स्टडी करके फिर आपको सही आंसर बताता हूं। तो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। जो क्वेश्चन आपको लगा कि मैं ये गलत बता रहा हूँ या डाउट हो रहा है आपको, तो कमेंट बॉक्स में आप उसका जिक्र करें, ठीक है, हमसे पूछें, तो मैं उसको फिर डिटेल में आप सबको बताऊंगा जो भी सही आंसर होगा। तो मैं ये नहीं कहता कि 100% ये मैं सही बता रहा हूँ, इतने सारे प्रश्नों में एक आध गड़बड़ हो सकता है। अब देख सकते हैं बीएचयू से इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से अगर कुछ गड़बड़ हो सकता है तो हम लोग से तभी हो ही सकता है। हालांकि हम लोग तो बुक से देख के पढ़ के इधर उधर से कैसे भी आपको बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। जय हिंद।